नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अचानक से राजनीतिक चर्चा में आई एक नई पार्टी एनसीपीआई, जिसका गठन ही कुछ साल पहले हुआ हो, जो केवल 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी हो, अब अचानक से उसके 20 लोकसभा सांसद हो गए। ऐसा देश की राजनीति में शायद पहली बार हुआ होगा और ये कारनामा कर दिखाया है टीएमसी के बागी सांसदों ने। और पूरे कारनामे को रचा गया है बीजेपी लीडरशिप के निर्देशन में। तो क्या ये लोकतंत्र को और कमजोर कर रहे हैं? क्या ये बीजेपी की एक फ्रेंचाइजी निकलकर सामने आई है? किस तरह से इस पूरे मामले को समझा जाए, बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से। सर नमस्कार। जी, नमस्कार। सर, ये एनसीपीआई अचानक से 20 सांसद, एनडीए की सबसे बड़ी घटक दल हो गया है सर अब। टीडीपी और जेडीयू जिनकी बात किया करते थे, उनसे बड़ा घटक दल है जो अब एनडीए का साझेदार है। अ, देखिए, आपने एक चीज का जिक्र नहीं किया, वो ये कि हाँ, दरअसल दो दो विधानसभा चुनाव लड़ा, मतलब दो सीटों पर चुनाव दो लड़ा इस सीटों पार्टी पर ने। लड़ा। हाँ। और बिना चुनाव लड़े 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके हो गए। हाँ। अब ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि दुनिया का आठवां आश्चर्य हो गया। हाँ। और ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती, दूसरी कोई पार्टी इस तरीके से नहीं कर सकती। तो हाँ। आश्चर्य पर आश्चर्य हो रहा है। तो आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि भाई ये अचानक नई पार्टी के में ये 20 सांसद कहां से आ गए। तो हाँ। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो संविधान जो हमारा कानून है, कानून स्पष्ट तौर पे कहता है कि अगर आपको डिफेक्शन करना है तो 2/3 सांसदों या विधायक पार्टी से टूटे और फिर किसी पार्टी में जाके मर्ज करें। वहां ये नहीं है कि आप किसी खास पार्टी में मर्ज करें। कल आप कोई पार्टी बना लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर करने के बाद उसमें जाके मर्ज कर जाइए। तो वो कानूनी तौर पर एक रास्ता ये निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हम्म। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जाती है। हम्म। कॉम्प्लिकेटेड कहानी है कि सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो 60 विधायकों ने पार्टी तोड़कर एक नया गुट बनाने की बात की और अपने आप को रियल तृणमूल कांग्रेस कह रहे हैं, हाँ। उससे इनका क्या रिश्ता है? क्योंकि हाँ। जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद टूटे हैं वो भी ममता बनर्जी की पार्टी के हैं, और जो 60 विधायक टूटे हैं वो भी ममता बनर्जी के हैं। हाँ। अब पश्चिम बंगाल के अंदर तो ये 60 लोगों का जो ग्रुप है वो अपने आप को रियल टीएमसी कहता है, ममता बनर्जी को अपना एडवाइजर नियुक्त करता है, और साथ ही साथ कहता है कि वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष के तौर पर रहेंगे। तो हाँ। वहां पर मजबूत विपक्ष, और यहां पे क्या होगा आपका रिश्ता? यहां आप एनडीए टेंट में रहेंगे। तो ये कैसा रिश्ता है? एक सवाल पूछा जाएगा, भाई कैसा रिश्ता है? इस रिश्ते की बुनियाद क्या है? क्या हाँ। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं तो फिर ये गुट जो टीएमसी से टूटा है राष्ट्रीय स्तर पर, ये जो है इसको विपक्ष के खेमे में होना चाहिए। अगर विपक्ष के खेमे में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप सत्ता के साथ हैं। अगर आप सत्ता के साथ दिल्ली में हैं और बंगाल में आप सत्ता के खिलाफ हैं, इसका मतलब यह है कि लोगों के साथ एक बड़ा धोखा फरेब करने की कोशिश की जा रही है। हम्म। दूसरी बात यह हो सकती है कि एक ही पार्टी में दो तरीके के स्प्लिट हो गए हैं। हम्म। एक गुट जो है वो जो सांसदों का गुट है वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाता है। दूसरा गुट जो है वो उनका उनकी 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 मुखालफत वहां पे करता है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी कंफ्यूजिंग सिनेरियो पैदा हो गई है। अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का घालमेल पैदा हुआ है, इस हम्म। घालमेल में दोनों गुटों का लॉन्ग टर्म में मैं कोई लंबा भविष्य नहीं देखता हूं। हम्म। क्योंकि अगर जिस तरीके का परसेप्शन आज की तारीख में कलकत्ता के विधायक दलों का है कि हाँ। उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ऋतुव्रत बैनर्जी, और उसके बाद वो शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं, तो हम्म। अगर विपक्ष सत्ता पक्ष की तारीफ करने लगे और उसके बारे में यह कहा जाए कि दरअसल ये तो उनका एक पिछलग्गू गुट है हम्म। या फिर उनकी टीम बी है, तो जाहिर सी बात है फिर वो विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा पाएगा हम्म। और वो स्पेस किसी और के पास जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कुछ कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूज स्थिति है। और इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों ने ये गुट तोड़े हैं, जिन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को तोड़े हैं, उनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, और उनका किसी तरीके के भविष्य की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी सांसदीय, अपनी विधायकी और हो सकता है जेल जाने से बचने के लिए उन्होंने ये कृत्य किया हो।
सर लेकिन अगर एक चीज और समझना चाहूंगा कि ये एनसीपीआई में शामिल होने की क्या क्या जरूरत आपको दिखाई देती है। मेन कंपनी यानी बीजेपी में भी शामिल हो सकते थे, उसकी फ्रेंचाइजी में शामिल होने का क्यों फैसला लिया गया? देखिए, फ्रेंचाइजी में शामिल होने के लिए एक बड़ा कारण ये है, क्योंकि आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष समीप भट्टाचार्य, हाँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल ये जो टूटने वाले लोग हैं, इनका हम बीजेपी के लिए उनके दरवाजे बंद हैं। हम्म। और ये बात बिल्कुल सही भी है हम्म। कि दो कारणों से। एक तो कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास वहां 200 से ज्यादा विधायक हैं। अब ये 60 विधायक भी अगर उधर चले जाएं तो फिर उनको अकोमोडेट कहाँ करेंगे? हम्म। जाहिर सी बात है, जिनको आप लेके आएंगे वो कुछ ना कुछ तो पद देंगे। हम्म। दूसरी बात क्या है कि चुनाव के ठीक पहले तक आप इनको हिंदू विरोधी कह रहे थे, हम्म। आप इनको सिंडिकेट कह रहे थे, आप भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आप इनको हिंसा में युक्त कह रहे थे, आप इनको कटमनी वाले कह रहे थे। तो 2 महीने पहले, बल्कि 1 महीने पहले तक आप इनको भूरी भूरी गालियां दे रहे थे। और आज उन्हीं के साथ आप बैठ के चाय पकौड़ा खाएं और फिश फ्राई खाएं, तो हम्म। ये तो लोगों को हजम नहीं होगा ये बात। तो हम्म। वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो पश्चिम बंगाल का जो जो पार्टी स्ट्रक्चर है, मैं सरकार के बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि हाँ। सरकार ने तो, शुभेंदु अधिकारी ने तो तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। हम्म। लेकिन जो पार्टी स्ट्रक्चर है, जो जो दरअसल बीजेपी के अपने लोग हैं, वो किसी भी तरीके के इनके साथ जुड़ने से अपने आप को जो है वो कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। और उनको लग रहा है अगर ये लोग आएंगे तो फिर उनके जो अपना काडर है उसका क्या होगा। तो हम्म। एक उस विरोध का एक बड़ा कारण। और आपको एक अच्छी बात ये बता दूं कि दरअसल ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो गया, हम्म। लेकिन मंत्रियों के मंत्रालय को बंटने में तकरीबन 30 दिन लग गए। हम्म। अगर आपकी सरकार 200 से ज्यादा सीटों से जीती हुई है, शुभेंदु अधिकारी अगर एकमात्र एक छत्र नेता है हाँ। वहां पे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने कोई चू नहीं करता है, तो मंत्रालय बंटने में तो 2 मिनट का वक्त लगना चाहिए। तो मंत्रालय बंटने में इतना लंबा चौड़ा वक्त क्या लगा? इसका मतलब यह है कि अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर मतभेद और विरोध है, जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और ये एक दूसरा रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी के तौर पर एक हम्म। नया धड़ा आप खड़ा कर दें, जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को संसद के अंदर अगर कोई मुश्किल पड़ती है तो उससे निकालने की कोशिश करो। और मुश्किल एक ही है, उनके पास बहुमत तो है, सिर्फ हाँ। 2/3 बहुमत से अगर किसी बिल को पास पास कराना है तो कम से कम वहां उनके लिए फैसिलिटेटर का काम करें। लेकिन सर ये कैसे, क्या ये जो पार्टी के भीतर अगर इनफाइटिंग है और पार्टी के अंदर अगर विरोध है, तो ये कैसा मैसेजिंग सर कि जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके घर पर ये सब मीटिंग हो रही है, वो सब कुछ चीजें करवा रहे हैं, उनके घर पर सारे सांसद इकट्ठा हो रहे हैं, तो राज्य में विरोध और सेंटर में साथ, ये कैसे? ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन जरूर है और कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल स्पष्ट भी है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। हम्म। पश्चिम बंगाल के अंदर एक ऐसा विपक्ष होगा जो इनके कहने पर उठेगा, इनके कहने पर बैठेगा। हम्म। आप जो जो बीजेपी की आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को आपको समझना हो, तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद और बीजेपी का सर्वोच्च नेता बनने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदाज में ढाला है, हम्म। वो पूरी पार्टी उनके जेब में है। संसद के अंदर उनकी कोशिश यही होती है कोई भी विपक्षी दल उनके खिलाफ किसी तरीके कोई वक्तव्य ना दे पाए, हम्म। मीठी मीठी बातें करे। तो अब वो सरकार उनकी अपनी, पार्टी उनकी जेब में, उसी तरीके से वो ये भी चाहते हैं विपक्ष भी उनकी जेब में। हम्म। तो कम से कम पश्चिम बंगाल में ये बात साबित हो गई है कि विपक्ष भी अब उनकी जेब में है। तो विपक्ष की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। हम्म। दूसरी बात, ममता बनर्जी को दो धड़ों में तोड़ने का अर्थ बहुत स्पष्ट है कि एक नेता जो लेफ्ट फ्रंट से जीत कर आई, जिसने जिसका पूरी पूरी जिंदगी संघर्ष की जिंदगी थी, जो 3 बार की मुख्यमंत्री है, जो एक समय में विपक्ष के गठबंधन में प्रधानमंत्री पद की एक बड़ी दावेदार के तौर पर मानी जाती थी, उनकी पार्टी को आपने ताश के पत्तों की तरीके से भरभरा दिया। और ताश के पत्ते की तरफ भरभराने का मतलब यह कि संदेश सारी रीजनल पार्टीज को बहुत स्पष्ट है कि अगर ममता बनर्जी की पार्टी बिखर सकती है तो आप किस खेत की मूली है। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि तीन तीन बयान इस संदर्भ में आए। एक, पहला बयान क्या आया है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अब जीत गई तो फिर आगे हाँ। कोई चुनाव नहीं होगा। ये उनके अंदर का डर बोल रहा है दरअसल। हम्म। दूसरी बात, सारे विपक्षी दलों का अचानक मीटिंग हो गई 4 तारीख को। हम्म। यानी उनको ये महसूस हो रहा है कि सर्वाइवल की लड़ाई है और अगर आप साथ नहीं आए तो फिर हम सब के सब एक के बाद एक मारे जाएंगे। हम्म।
साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि एक मर्जर की बातचीत शुरू हो गई है कि भाई क्या कांग्रेस पार्टी के से टूटे हुए तमाम दल एक साथ आ सकते हैं टेंट के नीचे, यानी कांग्रेस के झंडे के तले आ सकते हैं, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें एनसीपी शरद पवार का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें साथ ही साथ टीएमसी ममता बनर्जी का जिक्र किया जा रहा है। और इनके बीच में भले ही अभी डिनाई करते रहे, लेकिन इनके बीच में इस आइडिया को जरूर के बीच को रोप दिया गया है कि हम लोगों को एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर तीनों दलों के अंदर कम से कम बातचीत चल रही है। अब होता नहीं होता अलग तरीके का प्रश्न है। तीसरी बात महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बैठक में कहते हैं कि भैया अब ट्रेडिशनल तरीके से लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलने वाला है। कि पहले वोट चोरी का सवाल था, फिर आपने देखा राज्यसभा की सीट चोरी का सवाल खड़ा हो गया, और फिर पार्टी चोरी का सवाल खड़ा हो गया। तो वोट चोरी, सीट चोरी और पार्टी चोरी। अब इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको ऐसे ऐसे लोगों से लड़ना है तो आपको वाकई में रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का अर्थ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये कह दिया है कि हम देश भर के अंदर युवाओं को संगठित करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ हम मुलाकात मीटिंग्स का दौर शुरू करेंगे। यानी रेजिस्टेंस का अर्थ क्या है कि भाई बहुत हो गया, ट्विटर पे एयर कंडीशन कमरे में बैठ के लड़ाई लड़ना, अब इससे काम नहीं चलने वाला है, संसद के अंदर लड़ने से काम नहीं चलने वाला है, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, एक बड़ा आंदोलन क्रिएट करना पड़ेगा और सरकार की चूलों को हिलाना पड़ेगा। ये तीन डेवलपमेंट है। और मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि ममता बनर्जी की पार्टी की हार और उसके पहले, हार और उसके बाद, सॉरी उसके बाद पार्टी का टूटना, ये भारत की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। इस टर्निंग पॉइंट में यह तय होगा कि भारत के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वभाव में क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति उसका जो रवैया है वो बहुत विरोधाभासी रवैया है। वो उनकी मदद से अपनी राजनीति को तो मजबूत करती है, लेकिन धीरे धीरे उनको खत्म कर देती है। यानी बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी विचारधारा में भी स्पष्ट है कि क्षेत्रीय पार्टियां दरअसल भारत नाम का जो राष्ट्र राज्य है, जो मजबूत भारत की कल्पना की गई है, उसको कमजोर करता है। इसलिए आप देखेंगे कि ममता बनर्जी के माध्यम से उन्होंने इस बात की शुरुआत कर दी है कि अब हमें क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत नहीं है, उनके स्पेस को कब्जा करो और फिर वहां पे उनको पूरी तरीके से साफ कर दो। जैसे दिल्ली के अंदर आपने देखा अरविंद केजरीवाल को हराया गया, उड़ीसा के अंदर उन्होंने नवीन पटनायक को हराया, और साथ ही पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को हराई। और तीनों ही विपक्ष के बड़े मजबूत नेता माने जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल 3 बार के मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक 5 बार के मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी 3 बार की मुख्यमंत्री। और तीनों ही अपनी अपनी पार्टी पर जबरदस्त जिनका कब्जा था, वो तीनों आज की तारीख में खेत हैं। उड़ीसा से आपको रोज खबरें मिलती हैं कि कौन सा वहां पे अलग अलग गुट बनने लगे हैं। उनके राज्यसभा के जो खिलाड़ी हैं वो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, कई लोगों ने छोड़ भी दिया है, इस्तीफे भी आ गए हैं। तो ये स्पष्ट है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो बीजेपी के साथ लंबे समय तक चल नहीं सकती हैं, और बीजेपी उनको पूरी तरीके से जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो क्या सर टू पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है आने वाला समय? देखिए, टू पार्टी सिस्टम तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के या तो आप पक्ष में या खिलाफ, बीच में कोई लाइन नहीं बनती उसमें। क्योंकि एक जमाना था जब कांग्रेस थी तो उनके खिलाफ समाजवादी भी थे, उनके खिलाफ जनसंघ भी थे, उनके खिलाफ कम्युनिस्ट भी थे। आज की तारीख में बीजेपी ने जो जो पार्टी जो 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 राजनीति शुरू की है, उसमें उसके खिलाफ सारी सेकुलर फोर्सेस को, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उनको एकजुट होना ही पड़ेगा। और अगर नहीं एकजुट होंगी तो सब खत्म हो जाएगी। आप देखिए आज की तारीख में लेफ्ट पार्टी कहाँ है। एक जमाने में जब यूनाइटेड फ्रंट बना था उस वक्त लेफ्ट पार्टी के पास 65 सांसद थे। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उस वक्त भी लेफ्ट पार्टी बहुत मजबूत हुआ करती थी। और आज लेफ्ट के पास कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप गिन सकते हैं। कभी त्रिपुरा, बंगाल और केरल में उनकी सरकारें हुआ करती थी, आज तीनों जगह से उनकी सरकारें जो है उनका टेंट उखड़ चुका है। तो लेफ्ट की हालत बहुत बुरी है आज की तारीख में। लेफ्ट अब अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। सीपीएम तक भी जो है अब उनका अस्तित्व लगभग खत्म होने के कगार में। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में तो पूरी तरीके से गायब हो गए। केरल में थोड़ी बहुत जमीन बची हुई है, अभी तक उनकी सरकार थी, लेकिन कब तक। बीजेपी वहां भी कोशिश कर रही तो वहां भी उनको उखाड़ फेंकेगी। समाजवादी अलग अलग धाड़ों में बटे हुए हैं। मतलब एक जमाना था जब समाजवादी 1949 का, जब 1989 का जब चुनाव हुआ था, तो जनता दल के पास तकरीबन 140-142 सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा एकजुट रही, आंदोलन की राजनीति पर चली, और जनता दल के लोग एक दूसरे से लड़ते रहे, एक दूसरे की गर्दनें काटते रहे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहे, एक दूसरे के टेंट को उखाड़ते रहे। हुआ क्या
आरजेडी बन गई, समाजवादी पार्टी बन गई, बीजू जनता दल बन गई, जनता दल एस बन गई, जनता दल यू बन गई, एलजेपी बन गई। यानी आधे दर्जन से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बन गई। और इनकी विचारधारा क्या है? समाजवाद से निकले हुए लोग हैं। क्या अगले 6 महीने तक समाजवादी पार्टी बची रहेगी या टूटेगी? क्या आरजेडी बची रहेगी या टूटेगी? जेडीएस वैसे ही खत्म हो चुकी है। जनता दल यूनाइटेड में से नीतीश का पत्ता साफ हो चुका है। वहां पूरी तरीके से बीजेपी का कब्जा, पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह पे। एलजेपी नरेंद्र मोदी के रहमो करम पर जिंदा है। चिराग पासवान, उनकी पार्टी को पहले तोड़ा जा चुका है, भाई भतीजों के बीच में झगड़ा लगाया जा चुका है। आज चाचा कहाँ है किसी को नहीं मालूम, भतीजा उनके रहमो करम पे है। तो इन सब चीजों को लेते हुए, लेकिन अगर बीजेडी को, जनता दल यूनाइटेड को, आरजेडी को और समाजवादी पार्टी को अगर अपनी राजनीति बचानी है, तो एक बार फिर से जनता दल 1989 को क्रिएट करना पड़ेगा, यानी इनको मर्ज करना पड़ेगा। नहीं तो अकेले अकेले लड़ेंगे तो सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए 3 टेंट हमारे ख्याल से बचते हैं। एक, कांग्रेस का टेंट, विस्तारित कांग्रेस का टेंट। दूसरा, विस्तारित समाजवादियों का टेंट जो जनता दल हो सकता है। तीसरा, लेफ्ट का टेंट जिसमें अब सीपीएम सीपीआई का क्या मतलब है, या फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या मतलब है? मतलब है कहाँ आप? अगर एकजुट हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खामखा एक एक सेक्रेटरी का पद लेके आप घूम रहे इधर उधर, और आपकी कोई औकात है नहीं। भाई आज की तारीख में अगर पूछे कि सीपीआई के डी राजा की क्या हैसियत है राजनीतिक, कोई हैसियत नहीं। इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की बैठक में क्या ही हैसियत? जाते हैं बस सर, इंडिया बैठक में दिखाई बस देते वही हैं। दिखाए जाते हैं और बाहर निकल के कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञान, तो उससे नहीं चलने वाला ना। तो अगर ये 3 अलग गुट आइडियोलॉजिकल बने और इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, और फिर मैं ये कहता हूं कि हर आंदोलन का एक वैनगार्ड होता है, वैनगार्ड ऑफ द रेजिस्टेंस, वैनगार्ड ऑफ द मूवमेंट, यानी उसकी एक लीडरशिप बने। 3 लोगों की कमेटी बन जाए जो ये तय करे कि भाई हमको रोज आंदोलन को चलाना है। तो कोऑर्डिनेशन भी बेहतर। भाई 24 पार्टियों में कोऑर्डिनेशन करने से अच्छा 3 में कोऑर्डिनेशन करिए ना, किसने आपको रोका है? और फिर जब लोग लगेगा कि ये यूनाइट हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, तो और भी फोर्सेस इनके साथ आ सकती हैं। विजय इनके साथ आ सकते हैं, केसीआर इनके साथ आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे, हर दिन एक नई पार्टी बनाते रहेंगे, तो कौन आपके साथ चलेगा, कौन आपके साथ खड़ा होगा? लेकिन सर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आज बड़ी घटना, जो एक दुनिया के लिए बड़ी घटना की ईरान और यूएस के बीच में पीस डील हो रही है, उसमें सर हम्म। जो आतंकवादी सरगना देश है पाकिस्तान, वो बड़ी भूमिका निभा रहा है। कल भी वहां के पीएम ने ट्वीट किया था और आज भी उन्होंने बताया। तो पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के युद्ध निपटा रहा है, और भारत जो विश्व गुरु है सर, वो पार्टियां तोड़ने में जुटा हुआ है और वन पार्टी सिस्टम की तरफ देश को ले आ रहा है। तो ये तो कुछ अजीब ही हमारे देश में हो रहा है, और जनता क्या करे इन सब के देखिए, बीच। हाँ। विक्रांत जी, मुझे लगता है कि विश्वगुरु जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने दिमाग में ही है। उसको धरती में उतरने में काफी वक्त लग रहा। और बड़ी बड़ी बातों करने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं चलती। लोगों को गले लगाने से भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं चलती। लोगों को झूले झुलाने से भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं बनती। और किसी को अपना दोस्त कहने से भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चलती है दूरदृष्टि से, नेशनल इंटरेस्ट के आइडेंटिफिकेशन से, और उसके बाद अपनी बार्गेनिंग पावर मजबूत करने से। आज की तारीख में आपके पास तीनों चीजें नहीं है। आप जो है, आपने अपने दीर्घकाल के स्तर पर क्या तय किया कि हमको इस रास्ते पे जाना? भाई जब पंडित नेहरू को गाली देना सबसे आसान काम है, लेकिन जब दुनिया 2 धड़ों में बटी तो उनका हमें गुटनिरपेक्ष का आंदोलन करना है। और उन्होंने दुनिया के तमाम जो छोटे देश थे जो आजाद हो रहे थे, उनको एक एक, एक झंडे के तहत किया। उनकी लीडरशिप उनके हाथ में थी। तो एक साफ दृष्टि थी। आज आपके पास साफ दृष्टि नहीं है। दूसरी बात, आप मिस्टर ट्रम्प को अपने माय डियर फ्रेंड करते हैं। मिस्टर ट्रम्प जो है आपको रोज आपको अपमानित करने का काम करते हैं। तो ये क्लियर करिए ना कि आपके अमेरिका से रिश्ते क्या होंगे या चाइना से रिश्ते क्या होंगे। आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है। तो और तीसरी बात, आज आपके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। भाई आपके साथ अगर दुनिया के 50 देश मजबूती के साथ खड़े रहें तो आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तो आपकी बार्गेनिंग पावर कमजोर होगी। तो अगर 50 देश आपके साथ नहीं है, तो कम से कम आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, एक बड़ा मार्केट आपके पास है। लेकिन मार्केट को संभालने का आपके पास कोई तरीका दिखाई नहीं पड़ा। लगातार अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही। आपका जो शेयर बाजार का जो साइज था, वैल्यूएशन का साइज, उसमें आप लगातार खिसकते जा रहे हैं। आप आज की तारीख में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात नहीं कर रहे। इंडियन इकोनॉमी का जो साइज है 6ठे नंबर पे चली गई, जहां आप तीसरे नंबर का दावा कर रहे थे। तो मजबूरियां आज की तारीख में बहुत हैं। आपके पास कोई निगोशिएट करने के लिए कोई मजबूत स्थिति नहीं है। तो वैसे में पाकिस्तान जो भूमिका निभा रहा है, वो इसलिए निभा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से भी बेहतर हैं,
उसके रिश्ते चाइना से भी बेहतर हैं, रशिया से भी उसके रिश्ते बेहतर हैं, टर्की और सऊदी अरेबिया से भी उसने अपने रिश्ते बेहतर कर लिए। बल्कि सऊदी अरेबिया और टर्की हाँ। दोनों के साथ मिलकर उसने इस्लामिक हम्म। नेटो बनाने की कोशिश की है कि अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करेगा तो टर्की और सऊदी अरेबिया उनकी मदद करेगा। हम्म। आपने क्या किया? आप तो अपने पड़ोसी देशों को नाराज कर रहे हैं। और तीसरी बात क्या है कि आप दुनिया को ये बताने में नाकाम रहे हैं बुरी तरीके से कि दरअसल पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। यह इस सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है। हम्म। ऐसे में हमारे लिए सबसे हैरानी की बात यह है कि हम जिसको आतंकवादी देश कहते हैं, वो आतंकवादी देश आज दुनिया के सबसे बड़े संकट को निपटाने की कोशिश कर रहा है। हमारे लिए इससे बड़ी और हमारी स्थिति आदर्श स्थिति हो सकती थी। हम्म। हम अगर पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका के खाते में नहीं जाते तो ईरान से हमारे रिश्ते तो हजारों साल के हैं, सैकड़ों साल से तो कम से कम नहीं है। और पिछले दिनों भी हमारे रिश्ते अच्छे थे। लेकिन हमने जिस तरीके से इसराइल को गोद में ले लिया, या हम जिस तरीके से इसराइल के गोद में चले गए, तो उससे ईरान हमारे पर क्यों भरोसा करे, या मुस्लिम कंट्रीज हमारे पर क्यों भरोसा करे? तीसरी बात क्या है कि आप अपने देश के अंदर जिस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ बिहेव कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं गाहे बगाहे आपको दुनिया का जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके मन में शक संदेह पैदा करता है। देखिए, वो आपको गले लगा लेते हैं, आपको अपने यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड दे देते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि दिल से आपको चाहते हैं। हम्म। वो दिल से आपको नहीं चाहते हैं। तो क्योंकि कुछ भी हो, एक पैन इस्लामिज्म का एक कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया के अंदर। हम्म। वो जो कॉन्सेप्ट है ना, तो उसमें आप जैसे अब बांग्लादेश के अंदर किसी हिंदू के साथ कोई व्यवहार होता है, बुरा व्यवहार होता है, तो हम सब उसको लेके चिंतित होते हैं। तो अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर ये इस तरीके की घटनाएं होंगी तो वो भी चिंतित होंगे। तो वो आपको दिल से गले तो नहीं लगाएंगे। तो आज की तारीख दिक्कत क्या है कि हमें अपने देश के अंदर एक जो जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है उसको खत्म करके दुनिया में संदेश देना होगा कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी खित्ते के हो, किसी भी रीजन भाषा के हो, किसी भी जेंडर को हो, यहाँ सबके साथ न्याय होता है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता। जो आपकी सबसे बड़ी ताकत थी और जिसकी वजह से आप दुनिया में एक बड़े मॉरल फोर्स के तौर पे जाने जाते थे, आज आपकी वो पहचान नहीं है। इस वजह से भी आपको नुकसान है। और तब आप देखते हैं कि पाकिस्तान आपसे आगे निकल गया है, कम से कम विदेश नीति के सवाल पे। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें अपनी पूरी विदेश नीति को नए सिरे से कैलिब्रेट करना चाहिए। हम्म। सर, आपने अपने इसके बीच में जवाब के बीच में कहा कि आपने क्या किया। सर, जनता ने 2/3 बहुमत नहीं दिया था, तो मोदी सरकार की ये काबिलियत तो मानी जाएगी सर कि जनता का जो मैंडेट, लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता वोट के जरिए जो मैंडेट देती है वही भगवान का आदेश होता है, लेकिन उस मैंडेट को भी अब बदल दिया जा रहा है। तो क्या ये जो 400 पार का नारा दिया गया था जिसे जनता ने नकार दिया, अब उसे पूरा करने की ख्वाहिश भी है और उसी दिशा में उठाए गए कदम भी है? देखिए, आप दुनिया को मालूम है आपको 240 सीटें मिली थी। हम्म। दुनिया को मालूम है जो एजेंडा आपने पास किया था उसको हिंदुस्तान की जनता ने उस एजेंडा को अपने दिल में नहीं से रखा। अगर रखा होता तो आपको हाँ। 240 पे नहीं बल्कि 340 सीटें मिली। हम्म। अब उसके बाद अगर आप एक कुनबा इकट्ठा कर रहे हो तो बात अलग है। उस कुनबे की क्रेडिबिलिटी क्या है, हम्म। उस कुनबे का मॉरल ऑरा क्या है, उसकी नैतिकता क्या है? हम्म। तो जो नैतिक आभा होती है वो आपको चुनाव में मिलती है। और अगर आपको वो चुनाव में वो नैतिक आभा नहीं मिली हुई है तो इतिहास तो हमेशा उसी नजरिए से देखेगा कि आपने सारी पार्टियों को तोड़ा, उनको खत्म किया और आप तिकड़मबाजी से आज बहुमत में हैं। हम्म। ये तस्वीर किसी भी सरकार को कितने भी नंबर लेके आ जाए उसको क्रेडिबिलिटी नहीं देता है। हम्म। यही कारण है कि आप 20 सांसद टूटे और आप उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर पाए, आपको एक नई पार्टी क्रिएट करनी पड़ी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं तो बहुत इस बात को लेकर थोड़ा कन्विंस हूं कि ममता बनर्जी ने अगर अपने पत्तों को ठीक से खेला तो हम्म। ममता बनर्जी का कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना की पार्टी टूटी, शरद पवार की पार्टी टूटी, लेकिन लोकसभा में हाँ। उसको 9 सीटें मिली थी शिवसेना को। हम्म। और जो एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना थी उसकी सीटें कम थी। हम्म। शरद पवार को अजित पवार की पार्टी से ज्यादा सीटें मिली थी। हम्म। अब बाद में आपने वोट चोरी पता नहीं क्या क्या किया और उसके बाद आपको विधानसभा में भारी बहुमत मिल गया, वो भी देखने लायक बात है। हम्म। तो कहना यह है कि आज की तारीख में भी असली टीएमसी तो ममता बनर्जी ही है। हम्म। क्योंकि अगर ममता बनर्जी है तो हारने के बाद आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जमकर विरोध करना चाहिए, ना कि यह परसेप्शन बने कि आप उनके
इशारे पे उठते बैठते हैं। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल सर, प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं कि देश के युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन युवा क्या संदेश लेंगे सर? वैसे तो किसी का भी क्या नाम लेना, लेकिन सायोनी घोष इस इलेक्शन में बहुत ही प्रसिद्ध हुई अपने भाषणों से, अपने तेवर से, और लेकिन पलटने वालों में वो भी शामिल है। सुदीप बंदोपाध्याय सर दशकों से टीएमसी के साथ रहे, वो भी इनमें शामिल है। तो राजनीति में अब कोई विचारधारा या निष्ठा जैसी तो कोई चीज बची ही नहीं है, तो क्या करेगा कुछ तो युवा? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो इसलिए नेताओं के ऊपर तो भरोसा नहीं करना चाहिए। वो और सबके अपने हित हैं, और अगर आप विचारधारा से प्रेरित नहीं हैं तो हाँ आपका टूटना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए सुदीप बंदोपाध्याय इतने सीजन्ड आदमी हैं, हाँ। इतने सीजन्ड आदमी अगर वो ममता का साथ छोड़ सकते हैं तो कुछ तो कारण होगा जो हम्म। वो बता नहीं रहे, या तो स्पष्ट करना चाहिए। भाई चलिए, मैं एक बात मान लेता हूँ कि शिवसेना टूटी तो कम से कम एकनाथ शिंदे नाम का एक नेता था उनके हाँ। पास, हम्म। था ना? बिल्कुल। शरद पवार टूटी तो अजीत पवार थे। हम्म। इस गुट का, इस भीड़ का नेता कौन है? हम्म। कोई नेता नहीं है। कोई नेता नहीं। तो जिस जिस दल का कोई नेता ही नहीं है, हम्म। कोई विचारधारा ही नहीं है, क्यों टूटे ये? आज हमको अभिषेक बनर्जी पसंद नहीं थे। हम्म। अरे नहीं पसंद थे, तो अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर 4 मई के पहले तक पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार करती थी, तो आपने 4 मई के पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? हम्म। इतनी आपके अंदर नैतिक क्षमता या ताकत क्यों नहीं थी? हम्म। तो जाहिर सी बात है, ये भीड़ तंत्र है, ये भीड़ है बेसिकली। हम्म। ये भीड़ बहुत आसानी से डिसॉल्व होगी, आप देखते रहिएगा। मार्क माय वर्ड, मैं आज भी कह रहा हूं, जी। बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी। कौन कहां जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। सही है। इस दौर में खड़ा वही रहेगा हम्म। जिसके पास अपने कन्विक्शन का करेज होगा, जिसको अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लेके चलेगा, अपनी विचारधारा का संकल्प लेके चलेगा, वही जीवित रहेगा। बाकी ये लोग तो, अब डरपोक शब्द कहना ठीक नहीं होगा, हम्म। लेकिन हकीकत में ये इन लोगों का कोई भविष्य मैं नहीं देखता हूं। और कुछ समय तक राजनीति चल सकती, हो सकता है कुछ लोग एक आध बार चुनाव जीत भी जाए, लेकिन ज्यादा लंबा चलता हुआ मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल। ऐसा ही फिलहाल तो दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू।